हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 1 कहाँ कब और कैसे को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो क्या है कि हमने ऑलरेडी जो है कक्षा 6 या फिर क्लास 6 में क्या है कि हर्षवर्धन के शासनकाल तक को पढ़ा था। जो एंशियंट टाइम है उससे का क्या है हर्षवर्धन के शासनकाल तक को पढ़ा था। अब हम लोग क्लास 7th में क्या पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन के बाद के शासनकाल को समझेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है कि हर्ष के पहले भारत और बाद के भारत में क्या है कि कौन कौन से परिवर्तन है इसको समझेंगे। और क्या समझेंगे कि समय के साथ साथ हमारे समाज में जो है अनेक परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। और समय के साथ और क्या-क्या होता है कि व्यक्तियों के खान-पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति-रिवाज आदि में क्या होता है परिवर्तन होते रहता है। आप अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य में जाएँगे तो वहाँ के खान-पान, पहनावा आदि में अंतर देखने को मिलेगा। यानी क्या है, समय के साथ-साथ व्यक्तियों का क्या है कि जो खाने का स्टाइल है, पहनने का स्टाइल है और जो कस्टम है, रीति-रिवाज है, ये सब में क्या होता है कि परिवर्तन होते रहता है। क्योंकि अगर हम अपने ही देश के एक राज्य से दूसरे राज्य जाएँगे तो क्या देखेंगे कि वहाँ का खान-पान जो है, पहनावा ये सब डिफरेंट है। तो जब आपको भी उनके साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिलेगा, तो संभव है कि आपकी जीवन शैली में भी परिवर्तन दिखने लगेगा। यानी कि अगर जब हम लोग एक राज्य के हैं और दूसरे राज्य में जाकर रहने लगते हैं, तो हमारा क्या होता है धीरे-धीरे जो है आदत उन लोगों के साथ जाके मिलने लगता है। तो आगे इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे किसमें कि मोटे तौर पर 750 से 1750 ईस्वी, है ना? जिसमें कि 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 1000 वर्ष में होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो 750 से 1750 में क्या 1000 वर्ष होता है और इसी को है समझने का, इसमें क्या-क्या परिवर्तन में इस परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि यह नाम 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ है। यानी कि पहले हमारा देश का नाम क्या था, भारत और इंडिया ही था, लेकिन उसको क्या अब हम हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। और हिंदुस्तान जो ये नाम है वो 13वीं शताब्दी में जब तुर्क सत्ता जो है भारत में स्थापित हो गई थी और उसके बाद जो है वो प्रचलित हुआ। और ये जो तुर्क सत्ता की स्थापना है इसके बारे में डिटेल से हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो ये एक मैप दिया हुआ है और इसको हम लोग समझेंगे कि 1030 ईस्वी जो था उस टाइम पे भारत का जो है एरिया था कितना बड़ा था। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये जो पूरा ये प्रांत था ये यहाँ तक था और ये बांग्लादेश कुछ नहीं था, ये सब किसमें था, भारत में ही इंक्लूड था। और ये पूरा जो था ये भारत का पार्ट था। और जब औरंगजेब के अधीन फिर क्या हो गया था, जो मुगल साम्राज्य था वो इसमें सिर्फ बांग्लादेश ही इंक्लूड नहीं था, ये इधर का जो पूरा पाकिस्तान का जो प्रांत है वो पूरा इंक्लूडेड था। लेकिन ये यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट का जो ये एरिया था थोड़ा सा ये इंक्लूडेड नहीं था और यहाँ पे ऊपर जो कश्मीर का कुछ पार्ट है वो इंक्लूड नहीं था औरंगजेब के टाइम पे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या था कि उस समय जो था हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थी। यानी कि भौगोलिक सीमा जो थी भारत की, जो भारत वो उन क्षेत्रों पर ही आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थी। जिन पे तुर्क सत्ताओं ने जो अपना कैप्चर किया था वही क्या है भारत की भौगोलिक सीमा थी। और लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। तो हिंदुस्तान जो हम लोग क्या पढ़े कि जो है भारत को या इंडिया को हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को जाना जाता है जिसपे क्या था कि तुर्क लोगों ने अपना शासन किया था। लेकिन उसके जस्ट 3 शताब्दी बाद, उसके लगभग 3 शताब्दी बाद यानी कि क्या कि जब मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने जो क्या कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। यानी कि ये जो पूरा उपमहाद्वीप था उस पूरे क्षेत्र को, है ना, हाँ, उसके लिए क्या किया कि उसने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। और यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का जो सर्वाधिक विस्तार कब हुआ, 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज जो थे औरंगजेब के समय हुए। तो औरंगजेब का क्या था कि वो जिसमें उसका सत्ता है यानी जो पूरा उपमहाद्वीप है उसी को हिंदुस्तान के नाम से बुलाया। और जो है सबसे ज्यादा है कि मुगल सत्ता का विस्तार कब हुआ था, 17वीं शताब्दी में। और जब कौन था, बाबर का ही वंशज औरंगजेब जो है वो सत्ता में था। तो इसी प्रकार क्या है कि हमारा राज्य जो है बिहार के नाम से जाना जाता है। और इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार थे मिन्हाजे सिराज ने किया था। तो 13वीं शताब्दी में जब तुर्कों का शासन था उस टाइम एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, क्या नाम था उनका, मिन्हाजे सिराज। और उसने ये क्या है कि हमारे राज्य का बिहार नाम से नामकरण इन्होंने ही किया था। तो बौद्ध बिहारों की इस भूमि को अर्जे बिहार का नाम दिया गया। और मुगल काल जो है में जिसका जो है चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि अकबर ने इसे एक प्रांत के रूप में गठित किया।
तो सबसे पहले मिन्हाज सिराज ने इस प्रांत को क्या अर्ज बिहार का नाम दिया, और जब मुगल काल में अकबर आए तो उन्होंने क्या उसे एक प्रांत का रूप में गठित किया। अब क्या है कि हम लोगों ने क्या है जो दो मानचित्र पहले देखे थे, है ना, तो नीचे जो था जिसमें क्या है कि औरंगजेब का दिखाया गया था, ये मानचित्र है, ये मानचित्र है। तो इसमें क्या है बताया गया है कि 700 सालों के बाद क्या था, जब 17वीं सदी के उत्तरार्ध में औरंगजेब का जो विशाल साम्राज्य को दिखाया गया था। तो जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें जो है कौन कौन से प्रमुख राज्य है उसको हम लोग भी डिटेल्स में पढ़ना है। आगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पर आविष्कृत विभिन्न कलपुर्जों और मशीनों का व्यावहारिक प्रयोग, जिसे क्या कहते हैं खेती, कल कारखाने आदि प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसे क्या टेक्नोलॉजी कहते हैं। इनके मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए जो विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर जो मशीन और टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रौद्योगिकी कहते हैं, उसी को ही टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अब हम लोग दोनों चित्र को ऑलरेडी देख चुके हैं और उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं कि मध्ययुगीन भारत का जो आर्थिक जीवन है मुख्यतः क्या है, कृषि पर आधारित है। कृषि के साथ साथ क्या था कि छोटे स्तर पर भी अन्य आर्थिक गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। इसमें क्या कहता है कि वाणिज्य, व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण थी, और उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप नगरों के विकास और उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। लोगों के रहन सहन और विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहा था। तो क्या था यहाँ पे कि उस टाइम पे जो भारत की अर्थव्यवस्था थी जो क्या थी, कृषि पर आधारित थी, और कृषि के साथ क्या था, छोटे छोटे आर्थिक गतिविधियों का भी संकेत मिलता है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हो गया तब क्या था कि तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप नगर का भी विकास हुआ, और नगरों की संख्या में भी क्या है कि वृद्धि हो गई। लोगों का क्या है रहन सहन और विचारधारा में भी परिवर्तन हुआ, और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की प्रौद्योगिकी में उस टाइम पे क्या है बदलाव हो रहा था। तो अब उन्हीं सब परिवर्तनों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय से खेती लोगों के आय का जो है प्रमुख साधन रहा है, और पहले खेतों को कोड़ाई के लिए क्या है कुदाल या फावड़ा का इस्तेमाल होता था, और बाद में क्या है कि हल का इस्तेमाल होने लगा। ये हम लोग क्या है प्राचीन भारत के इतिहास में ही पढ़े हैं। और खेतों की सिंचाई हेतु क्या होता था कि जल प्राप्त करने के कई साधन थे। तो वर्षा के जल को भी तालाब और कुंडों में इकट्ठा कर सिंचाई की जाती थी, और कुओं से भी क्या होता था कि सिंचाई होती थी। कुओं से पानी को बाहर निकालने के लिए कई तकनीक यंत्र जो है वो प्रचलित थे। तो खेती की सिंचाई के लिए क्या होता था, जल प्राप्त करने का भी बहुत सारा साधन है। पहले तो क्या था कि वर्षा के जो जल थे उसको तालाब और कुंडों में इकट्ठा कर लिया जाता था और उससे फिर सिंचाई होती थी। जो कुआं था, कुआं से भी क्या होता था सिंचाई होती थी। और कुएं से क्या है पानी को बाहर निकालने के लिए भी क्या थे कि बहुत सारी तकनीक या यंत्र प्रचलित थे। तो यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं जिसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ एक व्हील टाइप का, चक्का टाइप का लगा हुआ है, और उसमें बाल्टी बंधा हुआ रहता था। और इस चक्का को किससे, जो बैल होता था उससे घुमाया जाता था। तो जो बैल इधर घूमते थे गोल गोल, और ये घूमता था और इधर से पानी निकलता था। तो यहाँ पे है कि पानी को बाहर निकालने के लिए क्या है अर्घट या घंटी यंत्र का इस्तेमाल क्या है प्राचीन समय से होता था। तो अर्घट या घंटी यंत्र था, ये क्या था, सिंचाई का एक तकनीक था, है ना, एक साधन था, और इसका इस्तेमाल प्राचीन समय से होता था। और अर्घट घंटी यंत्र के बाद क्या है बाद में रहट क्या है का इस्तेमाल होने लगा। रहट में क्या होता था, एक जंजीर लगी होती थी जो पानी को गहराई से निकाल पाना संभव बनाती थी। और वहीं क्या है दांतेदार जो पहिए होते थे वो इसे पशु शक्ति के उपयोग और जंजीर की गति को ठीक तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम बनाते थे। तो कुआं से जब पानी निकलता था तो अर्घट या घंटी यंत्र से पानी निकालने में थोड़ा दिक्कत होता था। तो अब ये लोग क्या है रहट का इस्तेमाल करने लगे, और इससे क्या है गहराई से पानी निकालना क्या है संभव हो पाया। और उसमें क्या होता था, एक दांतेदार पहिया लगा होता था, और इसी से क्या है पशु शक्ति का उपयोग किया जाता था, यानी कि बैलों के या जानवरों का क्या है उपयोग से जंजीर की गति को ठीक तरह से नियंत्रित करने में सक्षम बनाया गया। आज भी कई गाँव में क्या कहीं कहीं सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग जो है हम आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे एक और यंत्र हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि धुनिया जो है ना, जो कॉटन होता है ना, रुई होता है, तो उसको ये धुनिया कहते थे। अपने मशीन से क्या था उसको धुनते थे, उसको हल्का बनाते थे, फिर उसके कपड़े बुने जाते थे। आगे हम लोग देखेंगे जब उसमें जब रुई को धुन लिया जाता था तो ये चरखा, इससे फिर सूत काता जाता था, और उसी सूत से फिर यहाँ कपड़ा बनाया जा रहा है। तो प्राचीन भारत में क्या था कि वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में धागों की कताई के लिए केवल हाथ से चलने वाले पहिए या फिर तकनीक का ही प्रयोग होता था। बाद में 13वीं शताब्दी के आसपास क्या इस क्षेत्र में चरखे का प्रयोग होने लगा, और दुनिया की कमान जिसे धुनकी भी कहते हैं संभवतः क्या हुआ इसी समय भारत में आई। तो कब आई ये सब, 13वीं शताब्दी में सब भारत में आया। जहां तकली से क्या है इसकी सूत काटने में बहुत समय लगता था, वहीं चरखे से सूत काटने की गति जो है काफी बढ़ गई। तो तकली से सूत काटने में क्या है कि ये बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत ज्यादा समय लगता था, एक एक करके सूत काटना पड़ता था। वहीं क्या है चरखे से सूत काटने में क्या है गति बढ़ गई, और जैसे जैसे चरखे और धुनकी का प्रसार होता गया सूती कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादन में भी क्या हुआ वृद्धि हुई।
तो हम लोग क्या है कि ऑलरेडी क्लास 6 में क्या पढ़े थे कि लेखन के क्षेत्र में हमारे देश के लोग क्या है ताड़ के पत्तों का प्रयोग जो है अधिकतर प्रयोग करते थे, परंतु मध्य युग में तुर्कों के आगमन के साथ लेखन में कागज का भी उपयोग होने लगा था। तो हम लोग ऑलरेडी क्लास 6 में क्या पढ़े थे कि लेखन तो था हमारे देश में जो लिखते थे, है ना, बहुत सारी जो कृति या रचनाएं रची गई थी प्राचीन भारत में भी, लेकिन उसके लिए क्या होता था कि ताड़ के पत्रों का उपयोग होता था। परंतु मध्य युग आते आते यानी कि जब तुर्क का आगमन हुआ 13वीं शताब्दी में, तो क्या हुआ कि भारत में के लेखन में भी कागज का उपयोग होने लगा। और सबसे पहले कागज जो है 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। तो 100 ईस्वी में क्या है कि चीन में बनाया गया था अपने, और लेकिन अपने देश में भारत में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इससे ज्ञान और शिक्षा के प्रसार में जो है काफी वृद्धि हुई और व्यापारिक लेन देन में जो है काफी सुविधा हुई। उस काल की रचनाएं जो है आज भी पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित है। तो उस काल की जो रचनाएं है वो आज भी पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित है। 13वीं शताब्दी के आसपास जो है विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाजों पर चुंबकीय जो था कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग शुरू हुआ। तो एक और जो न्यू डिस्कवर था 13वीं शताब्दी का, और जो बहुत ही मतलब क्या उसको कहते हैं क्रांतिकारी था, कि विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज जो था उस पे क्या होता था चुंबकीय कुतुबनुमा, यानी कि जो कंपास होता है ना जिसमें नॉर्थ साउथ क्या होता है वो शो हो जाता था, है ना, एक देखा होगा ऐसे। और इसमें क्या होता है कि जो नॉर्थ है एस, और ये जैसे ही शो हो जाता है, तो कंपास का जो है प्रयोग सबसे पहले शुरू हुआ। और इस नवीन आविष्कार का है समुद्री व्यापार पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ा और समुद्र में यात्रा करने से जो है सुविधा हुई। दूसरा प्रमुख आविष्कार क्या हुआ था, पहला तो ये कंपास था। दूसरा प्रमुख आविष्कार था समय सूचक उपकरणों का प्रयोग, है ना, कि मतलब घड़ी तो नहीं था लेकिन समय सूचक उपकरण जो हम लोग ऐसे देखते नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको इस तरह से रहता है, इसमें बालू भरा रहता है फिर थोड़ा 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 गिरते रहता है, सैंड वॉच जो कहते हैं, उसका जो है उपकरण का प्रयोग शुरू हुआ। और 14वीं शताब्दी में तो सुल्तान फिरोज शाह ने क्या है कि फिरोजाबाद दिल्ली के एक मीनार में क्या हुआ अनेक नक्षत्र घड़ियां जो था या फिर एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी। तो सुल्तान फिरोज शाह ने क्या हुआ था कि फिरोजाबाद जो दिल्ली में एक फिरोजाबाद नामक जगह है वहां के मीनार पर नक्षत्र घड़ियां यानी कि धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी, और जिससे क्या है समय को सही सूचना दी जाती थी। युद्ध के क्षेत्र में क्या था कि घुड़सवार जो है वो सैनिकों की सुविधा के लिए दो महत्वपूर्ण आविष्कार इसी समय हुए। युद्ध के क्षेत्र में भी क्या हुआ था कि सैनिकों की सुविधा के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कार हुआ था। पहला आविष्कार क्या था, लोहे की रकाब, जिससे सैनिकों को घोड़े पर जमकर बैठने में सुविधा प्राप्त हुई, है ना। और लोहे का रकाब यानी कि जो घोड़े में जो क्या है कि जो इसको पकड़ के बैठते हैं ना उसको क्या कहते हैं, रकाब कहते हैं। तो उससे क्या है सैनिकों घोड़े पर बैठकर जमकर बैठने में सुविधा प्राप्त हुई, और इसके उपयोग से क्या है युद्ध क्षेत्र में आक्रमण का तरीका जो था वो अधिक कारागार हो गया। और दूसरा आविष्कार था घोड़े का, दूसरा था लोहे का नाल जो घोड़े के खुर में लगाई जाती थी। तो घोड़े के पैर में क्या था, इस शेप में जो एक नाल लगाया जाता था उसको क्या कहा जाता है कि लोहे और वो जो तो उसको नाल कहा जाता है। और नाल जो क्या होता था लोहे का बनाएंगे, इससे क्या होता था कि नाल लगाने से दो लाभ था। पहला क्या था कि इससे नरम जमीन पर भी घोड़े के जो है पैरों की पकड़ अच्छी होती थी, और दूसरा खुरदरे कठोर धरातल पर क्या है खुर जो होते हैं उसके सुरक्षित रहते थे। और भारत में इन दोनों आविष्कारों का प्रचलन जो है वो 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ, और जिसके फलस्वरूप युद्ध नीति में जो है काफी परिवर्तन हुए। परंतु जो है इसका प्रचलन जो या फिर आविष्कार 9वीं शताब्दी के बाद हुआ था, लेकिन जो है ना व्यापक रूप से प्रयोग या प्रचलन तुर्कों के आगमन के बाद ही जो है वो संभव हो पाया था। नई प्रौद्योगिकी एवं विचारधारा लाने में भारत के बाहर से आए लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग ऑलरेडी क्या जानते हैं कि प्राचीन समय से ही इस उपमहाद्वीप के लोग जो है व्यापार करने दूसरे देशों में जाते थे, और ठीक इसी प्रकार इन देशों से भी लोग जो है व्यापार करने भारत आते थे। और ऐसे ही एक व्यापारियों का समूह जो है वो अरब प्रायद्वीप से भारत के पश्चिम तट से होकर भारत आया, और धीरे धीरे इनमें से जो है कुछ व्यापारियों ने यहाँ रहना प्रारंभ किया। अरब लोगों ने जो है 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। तो हम लोग क्या पढ़े यहाँ इसमें कि प्राचीन समय से क्या था कि भारत उपमहाद्वीप में लोग जो है व्यापार करने दूसरे देशों से आते थे, और जब ये लोग व्यापार करने आते थे तो ऐसे ही क्या था कि एक व्यापारियों का समूह था जो अरब प्रायद्वीप से भारत में आए, और ये लोग कहते हैं कि धीरे धीरे कुछ व्यापारी जो है वो यहाँ पे रहना शुरू कर दिए। और अरब लोगों ने क्या है कि 8वीं शताब्दी में सिंध जो है वहां पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया, और इन्हीं अरबों के साथ जो है भारत में एक नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म में जो है ये लोग ये मानते हैं कि जो ईश्वर है वो एक है, और उसको क्या कहते हैं अल्लाह कहते हैं, और हजरत मोहम्मद जो है अल्लाह के पैगाम यानी संदेश लाने वाले जो है वो पैगंबर है, मैसेंजर है। तो हजरत मोहम्मद जो है वो अल्लाह की क्या है मैसेंजर है। और इस्लाम धर्म के अनुयायी जो है जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं उसे क्या मुसलमान कहते हैं। और मुसलमान जो है कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। मतलब जिसका जो धर्म ग्रंथ है वो कुरान शरीफ है, और उसका जो गाइडेंस है पथ प्रदर्शक है वो भी क्या है कुरान शरीफ है।
अरब के लोग अपने साथ क्या है कि यहाँ के जो है रीति रिवाज, पहनावा और पकवान भी लेकर आए। तो अरब जो आए तो अपने साथ क्या है कि अपने वहाँ के रीति रिवाज, पहनावा और पकवान ये सब भी भारत लेकर आए। और इनके प्रमुख पकवानों में क्या है, जैसे पुलाव जो है, बिरयानी, कोरमा, फिरनी, ये सब क्या है अरबी लोगों का जो है डिश है, जिसे अभी हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। कालांतर में क्या है कि ऐसे ही नए प्रभाव जब तुर्क आए, अफगान और मुगल जो है आए, तो उन्होंने भी कि अपना अपना जो है कल्चर, अपना अपना जो डिश और ये सब जो है भारत लेकर आए। अरबों का जो प्रभाव है भारत के सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहा, और इस संपर्क से क्या हुआ कि ज्ञान, विज्ञान और वैचारिक स्तर पर सीमित आदान प्रदान हुआ। अरबों का जो प्रभाव था भारत के जो सीमावर्ती और तटीय क्षेत्र थे वहीं तक सीमित रहा, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन इसके संपर्क से क्या हुआ कि ज्ञान, विज्ञान और वैचारिक स्तर पर जो है सीमित आदान प्रदान हुआ। और कालांतर में क्या हुआ, जब टाइम चेंज हुआ तो तुर्क अफगान, ईरानी और मुगलों ने क्या इस देश में प्रवेश किया और भारत में क्या स्थायी राज्यों की स्थापना की। यानी कि लेकिन बाद में तुर्क, अफगान, ईरानी और मुगल जैसे जो थे, ये लोग क्या हुए थे, भारत में अंदर तक प्रवेश किया, अंदर घुसे और ये लोग भारत में स्थायी राज्यों की स्थापना की। इनके आने से क्या हुआ कि सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में क्या है ज्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े। जब ये लोग आए तो क्या हुआ कि इनके आने से भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े, यानी कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इससे क्या है कि हमारी भाषा जो था, रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज सब कुछ प्रभावित हुआ। और जब ये लोग सत्ता में आए तो क्या हो कि रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज, भाषा ये सब क्या है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और इनसे क्या है कि मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। और इस मिली जुली परंपरा को क्या कहते हैं, गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। इसके बारे में क्या है कि हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि गंगा जमुनी जो संस्कृति है वो क्या है। तो प्रसिद्ध विद्वान जो थे, एक बहुत फेमस स्कॉलर थे, इनका नाम क्या था, सैयद सुलेमान नदवी। उन्होंने क्या है कि वो भी भारत में आके बस गए, और अरब के जो एक कवि थे उनका नाम क्या था, अबू जिला सिंधी जो थे, उन्होंने अरबी एक गीत का एक उदाहरण दिया है जिसमें वो क्या कहे कि वो भारत का दिल खोलकर प्रशंसा करते हैं। यानी कि दो लोग थे, है ना, एक तो प्रसिद्ध स्कॉलर थे सैयद सुलेमान नदवी जो भारत में आकर बस गए, और अरब का जो एक कवि था अबू जिला सिंधी, वो अब एक अरबी गीत लगता है और उस गीत में क्या होता है, भारत की जो है दिल खोलकर प्रशंसा करता है। उसमें ये क्या लिखता है कि मेरे मित्रों ने नहीं माना, और ऐसी अवस्था में ये बात ठीक नहीं थी, जबकि भारत की ओर युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी। अपने प्राणों की सौगंध, ये वो भूमि है जब इसमें पानी बरसता है तब उससे उन लोगों के लिए दूध, मोती और लाल उगते हैं जो श्रृंगार से रहित है। और इसकी जो है मुख्य चीजों में क्या क्या है कि कस्तूरी, कपूर, अंबर, अगर और अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए हैं जो मैले हैं, और भांति भांति के इत्र, जायफल, संबुल, हाथी दांत, सागौन की लकड़ी और चंदन है। और यहाँ के बब्बर, शेर, चीते, हाथी तथा हाथी के बच्चे होते हैं। यहाँ के पक्षियों में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर है। और वृक्षों में यहाँ नारियल, आबनूस और काली मिर्च के पेड़ है। और हथियारों में तलवारें हैं जिनको कभी सिकली की आवश्यकता नहीं होती। सिकली मतलब क्या होता है कि उसमें क्या है, ऐसे तलवारें हैं जिसमें कभी जंग नहीं लगता है। और ऐसे भाले हैं कि जब ये हिले तो उनसे सेना की सेना हिल जाए। तो क्या मूर्ख के सिवा कोई और भी ऐसा है जो भारत के इन गुणों को अस्वीकार कर सकता है? तो इसमें क्या है कि उन्होंने भर भर के जो है भारत की तारीफ की है। इस समय पे क्या होता है कि स्थानीय धर्म में जो काफी बदलाव आया। इस देश के बहुत सारे लोग जो है अपने को है हिंदू धर्म को मानते थे, और हिंदू धर्म मानने वाले लोग जो है बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें कई तरीके से पूजते हैं, और कभी कभी तो क्या है कि अग्निकुंड में ये होम या हवन भी करते थे, जिसे क्या कहता है, यह यज्ञ कहा जाता था। और मध्य युग में क्या हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिले। यूं तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे जो है किसमें, प्रायः शिव, विष्णु, राम और कृष्ण जैसे देवताओं को मानते थे। लेकिन क्या है कि इस काल में तांत्रिक विचारधारा जिसे शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा, और इसमें क्या है कपाल या खोपड़ी को धारण करना तथा कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे। कौन, ये जो शैव मत के लोग होते थे, और ये तांत्रिक विचारधारा के लोग होते थे। तो ये जो कंकाल का खोपड़ी होता है ना, उसको धारण करते थे, मतलब पहने हुए भी रहते थे और उसी खोपड़ी में ही भोजन भी ग्रहण करते थे। तो जैसा कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में क्या था कि वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था, और अपनी उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण जो है ये वैष्णव संप्रदाय जो है अधिक लोकप्रिय हुआ। और वैष्णव संप्रदाय में ही क्या है कि कृष्ण की रास लीला का बड़ा महत्व है। गुप्त काल में क्या होता है, गुप्त काल में ही जो है मातृ देवी की उपासना जो है पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी, और गुप्त काल में जो है मातृ देवी की भी जो है पूजा की जाती थी या उपासना जो था वो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली जो है अनेक रूपों में शक्ति की उपासना जो है वो प्रचलित थी। तो मातृ जो देवी थी उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, उसमें थे कि पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली जो थे ये अनेक रूपों में शक्ति का उपासना जो था वो प्रचलित हुई थी। 7वीं शताब्दी से इस उपासना में जो है तंत्र मंत्र का विकास जो है वो बड़े पैमाने पर हो।
और तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि ध्यान योग, जिसमें क्या होता है पूजा तथा चर्या यानी कि अनेक प्रकार के आचार की जो है व्यवस्था है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है कि इस काल में समाज में जो है ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई थी। और इस काल में एक और इम्पोर्टेंट चेंज क्या होता है कि समाज में जो था वो ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा हुई थी, यानी कि उनका जो दबदबा है वो बढ़ा था। और राजाओं द्वारा जो है बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में जो है रुचि भी बढ़ने लगी थी। दक्षिण भारत के जो है चोल शासक थे, अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तो 7वीं शताब्दी के टाइम पे जो दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य था, चोल राजा थे, वो क्या थे अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तो इस युग में क्या है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किसमें आया, भक्ति की अवधारणा के रूप में हुई। और भारत में क्या है इस विचारधारा के कई संत हुए, जिसका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं। तो इसी धार्मिक परिवर्तन हो रहा था, तो इसी परिवर्तन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसमें क्या है कि भक्ति की अवधारणा के रूप में हुआ। और भारत में जो है इस विचारधारा के जो है कई प्रमुख संत हुए, जिसका नाम क्या है हम लोग जानते हैं। इसमें से क्या क्या है, कबीर, रैदास, नानक, रामानंद जो है आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि क्या थे, प्रसिद्ध संत कवि थे। इनके क्या है कि इनके दोहे जो है आज भी आप आम आदमी द्वारा सुनते होंगे एवं हिंदी की पुस्तकों में जो है पढ़ते होंगे। दोहे मतलब जो वो उनके जो सेइंग्स थे, जो उनके जो कथन थे, उनको क्या है दोहे के रूप में लोगों ने याद रखा और उसको आज भी हम आम आदमी सुनते हैं और हिंदी की पुस्तकों में पढ़ते हैं। इन लोगों को इस बात को समझाने का प्रयास किया कि बिना किसी कर्मकांड मतलब बाह्य दिखावा के भी क्या है प्रेम, भाईचारा एवं भक्ति के द्वारा भगवान के करीब जो है पहुंचा जा सकता है। और इन भक्त संतों की तरह जो है कई मुसलमान संत भी थे, जो क्या कहलाते थे, सूफी संत कहलाए। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से जो है अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत व पद सब त्याग कर गरीबों और लाचारों की सेवा करना ही क्या है वो धर्म है। और बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में जो है कौन आते हैं, जिसमें दरिया साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। तो दरिया साहब का जन्म कहाँ हुआ था, शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। और पटना जिले के मनेर के जो है प्रसिद्ध हजरत सरफुद्दीन अहमद जो है वो प्रमुख सूफी संत थे। तो पटना जिले के कहते हैं कि मनेर एक जगह था, वहां के प्रसिद्ध जो थे हजरत सरफुद्दीन अहमद वो प्रमुख सूफी संत थे। तो इन सब के बारे में जो आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में है। तो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय। तो अभी हमने क्या देखा कि मध्यकाल में जो है जीवन के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुए और इन परिवर्तन ने लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर जो है कई समुदाय अस्तित्व में आए और इस काल में राजपूतों ने जो है भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति का जो है वो पदार्पण किया। तो राजपूत कौन थे और कहाँ से आए, इस पर जो है इतिहासकार एक मत नहीं है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते हैं। और एक अन्य समुदाय जो था जो कवि और चारण का था। तो कौन कौन थे जो राजपूत शब्द के अंतर्गत क्या क्या सिर्फ क्या है राजा और सामंत ही नहीं आते थे, क्योंकि राजपूतों में क्या है कि सेनापति जो है और जो सैनिक है वो भी क्या है राजपूत में ही आते थे। और एक जो है अलग एक समुदाय है जिनके बारे में यहाँ बात की गई है, जो कवि और चारण का था, जो राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करते थे। यानी कि कवि जो होता था वह स्वतंत्र होता था, मतलब वो राजा के जो है गुण अवगुण दोनों के बारे में ही बताता था। और चारण जो होता था उसका काम होता था कि जो है राजा का हमेशा तारीफ ही करना। तो ये क्या होता था, कवि और चारण में डिफरेंस था। और ये इनका काम ही था क्या है राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता, विजय गाथाओं का गुणगान करना। इस काल में जन्म लेने वाली जो है अनेक जातियां जो है सामाजिक क्षेत्र में अब भी सक्रिय है। तो यही वो कालक्रम था जिसमें भारत में बहुत अधिक जातियों ने जन्म लिया और उसमें कहते कि अनेक जातियां सामाजिक क्षेत्र में अब भी सक्रिय है। राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाली कायस्थ जाति भी क्या है इसी काल में प्रकाश आई। तो राजाओं के दरबार में क्या होता है कि लिखने पढ़ने वाले जो लोग होते थे, जो उनके अकाउंट को संभालते थे, है ना, जो उनके दरबार के और भी जो है लिखा पढ़ी का जो काम करते थे, वैसे जाति को क्या कहते हैं, कायस्थ जाति कहते हैं। और कायस्थ जाति भी क्या है इसी काल में प्रकाश में आई। और इसके अलावा क्या है कि सिख, जाट आदि जो समुदाय भी थी, ये भी क्या है राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है वो धीरे धीरे महत्वपूर्ण है। इस समय क्या था कि बिहार में बहुत से जनजातीय समूह का भी उदय हुआ, जिसमें क्या था कि चेरों का राजवंश जो है वो प्रमुख था। तो जनजातीय समूह जो थे, है ना, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, वो भी बिहार में क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उसमें क्या थे, एक चेरो राजवंश था, वो प्रमुख था। और चेरो का जो शासन का जो क्षेत्र था वो कहाँ का था कि चेरो ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में है शक्तिशाली राज की स्थापना की। तो कौन कौन सा क्षेत्र था ये चेरो, शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिला जो था उसमें एक शक्तिशाली राज की स्थापना की थी। और चेरो जो था लगभग 300 वर्षों तक इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। चैनपुर जो थे शाहबाद जिला के ही, उस पर बाघमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था। तो किनका कब्जा था, बाघमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था, जिसके क्या थे कि 2 बेटे थे। कौन कौन थे, चांद एवं मुंड। और इस क्षेत्र के जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों की जो है लोक कथाओं से ये जुड़े हुए हैं।
तो उस क्षेत्र में जो है कि 2 मंदिर है, चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी। तो ये जो है जो लोक कथाओं से जुड़े हुए हैं कि ये जो चाँद और मून बागमल के जो है 2 बेटे थे। अब पढ़ेंगे हम लोग आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के बारे में। कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या है, खेती योग्य भूमि की जो है तलाश हो रही थी। जंगल काटे जा रहे थे और जंगलों में जो रहने वाले वनवासियों को जंगल छोड़ना पड़ रहा था। कुछ वनवासी ऐसे थे जो जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गए और ये क्या है कि अब किसान बन गए थे। तो जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने क्या समझा कि प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी में चेंज से क्या होता है कि खेती योग्य भूमि की जो है तलाश जो है वो जोर शोर से शुरू हो गई थी और उसके लिए क्या होता है कि जंगल को काटा जा रहा था। और जंगल में कौन रहते थे, जो जंगल में वनवासी रहते थे। इससे क्या हुआ, जब जंगल को काटा जाने लगा तो ये जंगल छोड़ने के लिए क्या है मजबूर हो गए। लेकिन क्या है, कुछ वनवासी था वो जंगलों में जो है खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गया और धीरे धीरे ये वनवासी क्या है वो किसान बन गया और धीरे धीरे उनके जीवन में जो है और जटिलता आने लगी। किसानों का जो ये नया समूह था ये क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे और किसानों के बीच जो है सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगा। तो जब ये किसान हो गए तो ये जो नया समूह था, तो जो क्षेत्रीय बाजार है, मुखिया है, पुजारी, मठ, मंदिर, ये सब से क्या उनका लाइफ जो है वो इफेक्टेड होने लगा, प्रभावित होने लगा। और इसी से क्या है कि उनके जीवन में सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगा। उनके बीच क्या है ऊंच नीच की जो है भावना पनपने लगी और ये जातियों और उपजातियों में है जो है विभाजित होने लगे। और ये जो जातियां थी वे स्वयं अपना नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जो है बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी और जिसे इलाकों में क्या कहते हैं जाति पंचायत कहा जाता था। तो जब जातियों में क्या है डिफरेंस बढ़ने लगे, ऊंच नीच की भावना बढ़ने लगी, तो क्या हुआ ये जाति और फिर जातियों के बाद भी क्या उपजातियों में विभाजित होने लगे और ये जातियां जो थी वो स्वयं अपना नियम बनाती थी। और इस जो जातियों का जो समूह होता था उसके जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो एक जगह मिलकर बैठते थे, सभा करते थे और उसे क्या कहते थे, जाति पंचायत कहते हैं कि जाति पंचायत बैठती थी और वे इन नियमों का पालन करवाते थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि इतिहास को जानने के जो है क्या क्या साधन है। इतिहासकार क्या कर इतिहासकार जो है वो अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और इस काम में क्या है कि विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं और ऐसे सभी साधन जो है वो स्रोत कहलाते हैं। तो क्या ऑलरेडी हम लोग जो है पिछला चैप्टर्स में क्या किया, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जो है थोड़ा बहुत समझा था। अब इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इन स्रोतों में जो होता है सोर्सेस में क्या क्या होता है, जिसमें जो लिखित रचनाएं होती है अथवा जो पांडुलिपियां होती है, अभिलेख है, सिक्के हैं, भग्नावशेष है, चित्र है, ये सब क्या होता है सोर्सेज में ही शामिल है। यानी कि कोई चीज जो है लिखा हुआ है या फिर पांडुलिपियां हैं और अभिलेख है, अभिलेख मतलब जो इंस्क्राइब्ड किया हुआ है, और सिक्के जो है कॉइन्स, भग्नावशेष जो टूटा फूटा जो भी बचा हुआ है, ये सब जो है मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स, जो चित्र है, पिक्चर्स है, ये सब क्या है शामिल होता है। और प्राचीन काल की तुलना में जो है मध्यकाल में इन स्रोतों की संख्या में जो है काफी वृद्धि हुई, किंतु प्रधानता जो है वो लिखित सामग्री की ही रही। तो जैसा कि हम लोग क्या जाने कि 13वीं शताब्दी में भारत में कागज का प्रचलन जो है व्यापक ढंग से होने लगा था, इसीलिए क्या इस काल में लिखी गई पांडुलिपियां एवं प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित है। यानी क्या है कि ये सब जो है एज ए सोर्स तो यूज होता है, लेकिन जो सब जिसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, प्रधानता दी जाती है, वो जो रिटन सोर्सेज है, जो लिखित सामग्री है, उसी को दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो एंशियंट टाइम में क्या है कि जो लिखा हुआ सामग्री वो कम है या फिर अगर जो लिखे हुए थे वो क्या नष्ट हो गए। और हम लोग चैप्टर के शुरू में ही क्या पढ़े थे कि 13वीं शताब्दी में क्या होता है कि कागज का जो प्रचलन हुआ वो व्यापक ढंग से होने लगा था और इसीलिए इस काल में जो लिखी गई पांडुलिपियां और प्रशासन संबंधी जो प्रपत्र थे वो क्या है कि अभिलेखागारों और पुस्तकालयों में वो अभी भी सुरक्षित रखे हुए। तो अभिलेखागार क्या होता है कि अभिलेखागार जो होता है वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। और आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के जो है अपने अपने अभिलेखागार होते हैं और जहाँ क्या होता है ये तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा का जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं। तो कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का जो है हम लोग यहाँ पे याद करने का कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या था। तो इस काल में क्या होता है कि अनेक घटनाओं की जानकारी जो है हमें किससे मिलता है, अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। और अभिलेख का मतलब क्या होता है कि अभिलेख जो है प्रायः पत्थर, चट्टान और ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे। हमारे देश के बहुत सारे मंदिरों, मस्जिद और गांवों में जो है अभिलेख आज भी है। यानी कि अभिलेख क्या होता था कि कोई सख्त जो होता था इस सरफेस है ना, जैसे पत्थर या चट्टान, उसमें खुद खुद ही मतलब उसको खोद के लिखा जा गया जो होता था कोई मैसेज या कोई सोर्सेज, उसको क्या कहते हैं अभिलेख कहते हैं। और जो मंदिर और मस्जिद है जो पुराना, उसमें अभी भी क्या है कि खोद कर कुछ कुछ लिखा गया है, वो अभी भी अवेलेबल है हम लोग को। और इस काल में क्या है कि स्रोतों में पांडुलिपियों का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है और जिससे क्या होता है कि तात्कालिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है।
पांडुलिपियां क्या होती है कि हस्तलिखित सामग्री होती है और जैसा कि हम जानते हैं कि आरंभ में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर जो है ये लिखी जाती थी और बाद में क्या होता था कि पांडुलिपियां कागज पर लिखी जाने लगी और धीरे धीरे क्या है कि कागज जो है सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। और इस युग में क्या हम लोग क्या पाते हैं कि प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या जो है और विविधता जो है आश्चर्यजनक रूप से वो बढ़ गई थी। यानी कि प्रमाणिक लिखित सामग्री कि ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाया और लिख दो, ऐसा नहीं, प्रमाणिक जो लिखित सामग्री है उसकी संख्या और जो है विविधता मतलब अलग अलग प्रकार का जो है लिखित सामग्री जो है आश्चर्यजनक रूप से काफी बढ़ गई थी। और ये पांडुलिपियां जो है अनेक भाषाओं में है जिनका हम आज इस्तेमाल करते हैं। जो फरमान होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फरमान, जो फरमान होता था वो राजा द्वारा निर्गत क्या है आदेश पत्र को कहते थे। अगर पूछा जाए कि फरमान क्या है तो फरमान क्या होता है राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते हैं। और अधिकतर क्या होता है कि ऐसे आदेश पत्र जो है भूमि अनुदान से संबंधित होता है कि जैसे राजा किसी को भूमि दान किया है ना, तो वो क्या करते थे पत्र जो है लेटर जारी करते थे, उसी को क्या कहते थे ज्यादातर फरमान जो होता था ऐसे ही आदेश पत्र होते थे। प्रस्तुत फरमान यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है तो ये फरमान जो है औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है और एक शेख फैजुल्ला नामक व्यक्ति को दिया गया था। और जिसमें क्या स्पष्ट आदेश है कि उस क्षेत्र की जो है समस्त कृषि योग्य एवं अन्य भूमि एवं उससे प्राप्त राजस्व एवं अन्य उत्पादों पर क्या है शेख फैजुल्ला के कुल वंश का जो है वो नियंत्रण होगा और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों का होगा। यानी कि क्या है कि ये जो यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है ये क्या एक फरमान है और इसको जारी कौन किया था, औरंगजेब ने किया था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक शेख फैजुल्ला नामक एक व्यक्ति को क्या है कि कोई एक जो है कृषि योग्य और अन्य भूमि जो है उसको दान दिया गया था और उसमें लिखा हुआ था कि इस जो पर्टिकुलर जो कृषि योग्य भूमि था इसमें कहते हैं कि उसका राजस्व और अन्य उत्पादों पर क्या है कि शेख फैजुल्ला का ही या फिर उनके वंश का नियंत्रण होगा और उसके मृत्यु के उपरांत क्या है कि उसके और फैजुल्ला के उत्तराधिकारियों का होगा। तो इस फरमान से क्या है कि जागीरों को जो है अनुवांशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस जो है फरमान से हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जागीर थे उनको क्या है कि आनुवांशिक हेरिडिटरी बनाने का जो है हम लोग को साक्ष्य मिलता है। और उन दिनों क्या है छापे खाने नहीं थे इसलिए लिपिक या फिर नकल नवीस जो होते थे उन पांडुलिपियों की प्रतिकृति या नकल तैयार करते थे और कालांतर में प्रतिलिपियों की भी जो प्रतिलिपियां बनती गई जो तुलनात्मक रूप से जो एक दूसरे से काफी भिन्न होने लगी। और कालांतर में क्या हो कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या है एक प्रतिलिपि से दूसरा प्रतिलिपि और ये सब क्या हाथ से ही लिखते थे। तो जो मेन जो होता था ना जो पहला जब जारी हुआ प्रतिलिपि फरमान और उसका जब प्रतिलिपि बनता गया तो उसमें धीरे धीरे क्या है कुछ ना कुछ चेंज होते गया और फाइनली जो मिला है वो क्या एक दूसरे से काफी भिन्न हो जाती थी। तो आधुनिक पटना स्थित जो खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने का जो है प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। और इसमें क्या अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधी ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे मध्ययुगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में जो है मौलिक जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे एक लघु चित्र का भी एक चित्र देख सकते हैं तो उसका एक नमूना दिखाया गया है कि कैसा होता है। उस समय क्या था कि कई पुस्तकें जो है वो सचित्र होती थी और ये चित्र जो है अक्सर किताब के पूरे पन्ने पर छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे होते थे। और इन लघु चित्रों को क्या कहा जाता था, मिनिएचर कहते हैं। तो लघु चित्रों को क्या कहा जाता है, मिनिएचर कहते हैं। और लघु चित्रों को मुगल दरबार एवं उत्तरी और दक्षिणी भारत के राजपूत राजाओं के दरबार में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान जो है मिला था। और इन चित्रों में अधिकतर शाही दरबार शिकार और लड़ाई के मैदान का ही चित्रण होता था। तो लघु चित्रों को क्या कहा जाता था, मिनिएचर कहा जाता था। और लघु चित्रों की खास बात क्या थी कि मुगल दरबार एवं उत्तर एवं दक्षिणी भारत के जो राजपूत राजा थे उनके दरबार में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और इन चित्रों में क्या खास बात थी कि अधिकतर शाही दरबार शिकार और लड़ाई के मैदान का चित्रण होता था। तो जो इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है और बाकी बचे हुए चैप्टर को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी बचे हुए जो पार्ट है उसको हम लोग जल्द ही पब्लिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।